हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। तो गाइस देखिए, हमने इसमें इकाई फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी, जिसमें था ये सारी भूमिकाएं, उद्देश्य, विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक प्रक्रिया, विज्ञान शिक्षा की गतिविधि हमने फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। लास्ट वीडियो में गतिविधि 2 कंप्लीट कर ली थी। सारा हम कंप्लीट कर चुके थे। हाँ, गतिविधि थर्ड में थोड़ा सा रह गया था, तो वो मैं आपको यहीं इसी में रिकॉर्ड करवा देता हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इकाई सेकंड, जो है विज्ञान शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल। जितना हो सकेगा मैं इस वीडियो में सारा देने की कोशिश करूँगी आप लोगों को। तो हम चलते हैं। ये था गाइस लास्ट वाला जो हमारा छूट गया था, तो आप इसको देख लीजिए। ये इसमें गतिविधि, लक्ष्य व उद्देश्य में क्या अंतर है, विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य निर्धारण में किन कारकों को ध्यान रखा जाता है, भारत में प्रचलित उद्देश्य के तहत ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है। ये इकाई फर्स्ट में ही है। सारांश, विज्ञान की प्रकृति को निम्न रेखा चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। विज्ञान की प्रकृति, प्रक्रिया, इसमें पहला पॉइंट इसका प्रक्रिया, मूलभूत कौशल, एकीकृत कौशल, उत्पाद। ये सारा आप देख लीजिएगा। प्रेक्षण, ध्यान से देखना, वर्गीकरण, समानता के आधार पर एक समूह, संप्रेषण, मापन, अनुमान, भविष्यवाणी। एकीकृत कौशल में चरों की पहचान और नियंत्रण, एक क्रियात्मक राशि में परिभाषित करना, परिकल्पना का निर्माण करना, पूर्व ज्ञान एवं संकलित तथ्यों का प्रयोग, प्रयोगीकरण, सारणीयन या समूह में रखना, आंकड़ों की व्याख्या, खोज करना या अनुसंधान करना। उत्पाद, उत्पाद में क्या क्या आता है गाइस, तथ्य, अवधारणा, सिद्धांत, सिद्धांत, थ्योरी, नियम। ये सारे मानव जीवन की समस्याओं में के समाधान में विज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग संचार, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, भवन निर्माण व वास्तुकला, मनोरंजन, दैनिक जीवन के क्षेत्रों में हो रहा है। इसके प्रभाव से आज समाज में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ये गाइस सारा फर्स्ट उस इकाई फर्स्ट में ही था। हाँ गाइस, तो स्टार्ट करते हैं इकाई 2, विज्ञान शिक्षण की विद्या एवं कौशल विकास, जिसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं। मैं कोशिश करूँगी सारे टॉपिक इसी वीडियो में क्लियर कर दूँ आप लोगों को, जिससे कि आपको 10 बार वीडियोस नहीं देखनी पड़े और आपको प्रॉब्लम ना हो वीडियोस ढूंढने में। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना, वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्र को वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। विद्यालयीन शिक्षण में पाठ्य पुस्तक तथा विषय वस्तु की अपेक्षा विद्यार्थी को अधिक महत्व दिया जाता था। शिक्षण का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थी के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। यह परिवर्तन अधिगम, उपाधि, समप्राप्ति, लर्निंग आउटकम्स के रूप में परिलक्षित होता है। अधिगम उपलब्धि को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण प्रक्रिया में या विषय के प्रस्तुतिकरण में ऐसी विधियाँ या तकनीकी का उपयोग किया जाए जिससे अभीष्ट शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो। विषय वस्तु को विद्यार्थी तथा संप्रेषित करने की प्रक्रिया को ही शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण एक महत्वपूर्ण कला है। शिक्षण प्रक्रिया की सार्थकता शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु के संप्रेषण पर निर्भर करती है। अतः शिक्षण की सफलता के लिए विद्यार्थी के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर तथ्यों की जानकारी देने के लिए के साथ ही वंचित अधिगम अनुभव भी प्रदान किए जाएं। अतः उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग द्वारा शिक्षण विद्यार्थियों को अभिप्रेरित का अधिगम उपलब्धि में सहायक सिद्ध होता है। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक की, जो है उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन उपरांत अपेक्षित कौशल एवं क्षमताएं। नंबर 1, विज्ञान शिक्षण की विधियां एवं तकनीकियों का ज्ञान प्राप्त होगा। नंबर 2, विज्ञान शिक्षण की विधियाँ एवं तकनीकियों के प्रयोग के कौशल का विकास होगा। नंबर 3 पॉइंट है गाइस, विषय वस्तु के अनुसार शिक्षण विधियाँ एवं तकनीकियों के आधार पर पाठ्य योजना निर्माण की दक्षता का विकास होगा। नंबर 4 है, विभिन्न शिक्षण विधियों को में भेद कर सकेंगे। नंबर 5 पॉइंट है गाइस, विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर विज्ञान शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। देखिए गाइस, अगर वीडियो में कुछ समझना है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी अपनी तरफ से। इसका नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण विधि की उपयोगिता। नंबर 1 पॉइंट है, उचित शिक्षा विधि का प्रयोग करने से विद्यार्थी की रुचि विधि विषय अध्ययन में बनी रहती है। मतलब कि उचित शिक्षण विधि का मतलब अगर हम पढ़ाई में चीज़ों टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए उसमें कुछ विधि का यूज़ करेंगे तो बच्चों को ज़्यादा याद रहते हैं। नंबर 2, बौद्ध तुलना एवं सामान्यकरण की क्षमता का विकास होता है। नंबर 3, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। नंबर 4, कक्षा में
स्वस्थ वातावरण निर्मित होता है। नंबर 5, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सतत बनी रहती है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विज्ञान शिक्षण विधियाँ। इसके बारे में जानते हैं। किसी भी विषय के अध्यापन के लिए सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि इसे क्यों पढ़ाया जाए। सही बात है, हर चीज़ को पढ़ने के लिए में देखा जाता है कि इसे क्यों पढ़ाया जाए। इसी दृष्टिकोण से उस विषय के शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह निश्चित किया जाता है कि क्या क्या पढ़ाया जाए। इसके पश्चात सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि किस प्रकार पढ़ा जाए जिससे सरलतापूर्वक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। अतः किस प्रकार पढ़ाया जाए, इस हेतु भली भांति अध्ययन एवं परीक्षण कर विभिन्न प्रणालियों एवं विधियों का निर्धारण किया गया। जेरम 1967 के अनुसार। गाइस देखिए, जो भी साइंटिस्ट का नाम आता है प्लीज़ उसे अच्छे से याद कीजिएगा। शिक्षण विधियों का अर्थ है शिक्षण के समय शिक्षक छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। छात्र अधिगम से ज्ञान बोध करते हैं और कौशल अर्जित करते हैं। विद्यार्थी द्वारा अर्जित अनुभव शिक्षण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों एवं छात्रों के मध्य हुई अंत क्रिया का परिणाम। अतः शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से वांछित व्यवहार परिवर्तन विद्यार्थियों में परिलक्षित करने हेतु उत्तरदायी होती है। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम प्रक्रिया और विज्ञान शिक्षण की विधियाँ। गाइस सारे टॉपिक साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। विज्ञान शिक्षक को शिक्षण की विधियाँ की विशेषताएं गुण दोषों के अतिरिक्त उन मूलभूत तथ्यों की जानकारी होनी भी आवश्यक है जो सीखने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। उपयुक्त शिक्षण विधि नवीन ज्ञान और कौशल को ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करती है तथा विषय के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न करती है। साथ ही नवीन ज्ञान को अधिक गहनतापूर्वक समझने व उचित अभिवृत्तियों का निर्माण करने में भी अपूर्व योगदान प्रदान करती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक B.F. स्किनर 1907 ने कहा है कि यदि आपको यह पता है कि शिक्षण कैसे करना है तो आप को भी किसी तरह की पाठ्यवस्तु को आसानी से पढ़ा सकेंगे। यह वक्तव्य शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करती है। अतः यह देखा गया कि एक शिक्षक शिक्षण योजना में शिक्षण विधियों को आवश्यक रूप से सम्मिलित करता है। कक्षा शिक्षण में शिक्षण व्यवहार एक निश्चित क्रम में परिलक्षित होते हैं। यही क्रम शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। अब बात करते हैं हेंडरसन 1963 ने कहा है ऐसा ढांचा जो समान गुणों युक्त भागों से मिलकर बना हो, व्यवहारगत प्रवृत्तियों को प्रकट करता हो, एक विधि कहलाती है। ब्राउडी 1963 ने कहा है कि शिक्षण निर्देशों के माध्यम से बनने वाली ऐसी संख्या जिससे विभिन्न क्रियाओं का निश्चित क्रम पाया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षण विधियों में मुख्यतः दो पहलू हैं। नंबर 1 विषय वस्तु का क्रमबद्ध संगठन। नंबर 2 ज्ञान प्रदान करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। एक शिक्षक के रूप में विभिन्न तथ्यों, अवधारणाओं एवं नियमों को बताना, उनका सामान्यीकरण करना प्रत्येक विषय के शिक्षण में शिक्षक को ज्ञान निर्माण के लिए क्रमबद्ध शिक्षण कार्य करना होता है। हेंडरसन 1963 ने कई हजार गणित शिक्षकों के कक्षाओं के ऑडियो टेप का विश्लेषण किया और बताया कि किसी भी नियम को बताने के लिए शिक्षक को 4 सामान्य प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। यह इस प्रकार है। नंबर 1 नियम का कथन, स्टेटमेंट ऑफ रूल, SR। नियम का कथन या तो शिक्षक द्वारा या छात्र द्वारा किया जाए। नंबर 2 नियम का स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन ऑफ द रूल, CR। विभिन्न उदाहरणों, प्रदर्शनों, तथ्यों की जांच, व्याख्या द्वारा नियम का उपनियम का स्पष्टीकरण होना। नियम की न्याय संगतता, जस्टिफिकेशन ऑफ द रूल। इसके अंतर्गत अध्ययन की विषय वस्तु की सच्चाई, विभिन्न पहलुओं की जांच, विशेषज्ञों के विचार आदि आते हैं। नंबर 4 है नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ द रूल। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में कैसे लागू करता है। अब यदि संक्षेप में विधियों की अवधारणा को स्पष्ट करना हो तो इस विभिन्न गणितीय सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए गाइस, शिक्षण विधि इक्वल टू विषय वस्तु प्लस विषय वस्तु का विकास। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अधिगम के कुछ आधारभूत कारक। नंबर 1 है नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान व अनुभव से जोड़ा जाए। नंबर 2 है विषय वस्तु विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों और अभीष्ट परिणामों से संबंधित हो।
नंबर थर्ड पॉइंट है नए ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग, अभ्यास एवं सामान्य नियमों का निर्धारण। अब बात करते हैं नेक्स्ट, विधि चयन का सिद्धांत। नंबर 1 है क्रिया प्रधान एवं गत्यात्मक परिस्थितियों का निर्माण। नंबर 2 है पाठ्य के उद्देश्य जैसे ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग आदि के अनुसार शिक्षण विधि का चयन। नंबर 3 है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण। नंबर 4 है विद्यार्थियों की रुचि, मानसिक योग्यता, परिपक्वता एवं अनुभव को ध्यान में रखकर शिक्षण विधि का चुनाव। नंबर 5 पॉइंट है नवीन विधियों एवं नवीन उपकरणों का प्रयोग। नंबर 6 है उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर शिक्षण विधि का चयन। गाइस नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान शिक्षण की विधियाँ। विज्ञान शिक्षण की समस्त विधियों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 शिक्षक केंद्रित विधियाँ। इसमें आता है ए पॉइंट व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि सामान्यतः उपयोग में आने वाली शिक्षण विधि है। व्याख्यान विधि में शिक्षक समस्त विषय वस्तु को कक्षा में स्वयं ही संप्रेषित करता है। विद्यार्थी केवल श्रोता मात्र ही होता है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विभिन्न उदाहरणों, उपलब्ध सामग्रियों से निर्मित शिक्षण सहायक सामग्रियों, श्यामपट्ट से उचित प्रयोग, प्रश्नोत्तर, चित्रों द्वारा तथ्यों का स्पष्टीकरण करें। इसे रोचक एवं कक्षा को सक्रिय बनाया जा सकता है। व्याख्यान विधि के गुण देखते हैं गाइस। नंबर 1 पॉइंट है विषय को क्रमबद्ध व सरलीकृत रूप से प्रस्तुत करना। नंबर 2 है कम समय में विद्यार्थियों को अधिक जानकारी देना। नंबर 3 पॉइंट है किसी पाठ की प्रस्तावना के समय या विषय वस्तु की पुनरावृत्ति के लिए इस विधि का प्रयोग उपयोगी सिद्ध होता है। नंबर 4 है यह विधि वैज्ञानिकों की जीवनी बताने एवं ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन में उपयोगी है। व्याख्यान विधि के दोष। इस विधि में विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं, अतः यह बाल केंद्रित सिद्धांत के विपरीत है। नंबर 2 विद्यार्थी को तर्क एवं चिंतन के अवसर नहीं मिलते। नंबर 3 पॉइंट है सभी शिक्षक अच्छे वक्ता नहीं होते, जिससे विद्यार्थी विषय वस्तु को नहीं समझ पाते। नंबर 4 पॉइंट है विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के विकास में बाधक है। नंबर 5 पॉइंट है करके सीखना के सिद्धांत के विपरीत है यह। तो उसमें ही देखते हैं बे पॉइंट व्याख्यान प्रदर्शन विधि। व्याख्यान प्रदर्शन विधि में व्याख्यान एवं प्रदर्शन दोनों का शामिल किया जाता है। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष प्रयोग का प्रदर्शन करता है और संबंधित तथ्यों की व्याख्या भी करता है। शिक्षक प्रयोग से संबंधित प्रश्न भी पूछता रहता है एवं आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों से प्रदर्शन कार्य में सहयोग भी लेता रहता है, जिससे विद्यार्थी कक्षा में सक्रिय बने रहते हैं। व्याख्यान विधि की तुलना में यह विधि अधिक प्रभावशाली है। प्रयोग प्रदर्शन के दौरान यदि संभव हो तो विद्यार्थियों को भी प्रयोग करने में का अवसर देना चाहिए। व्याख्यान प्रदर्शन विधि के सोपान। नंबर 1 है योजना बनाना। इसका 1 पॉइंट है शिक्षक द्वारा तैयारी। नंबर 2 पॉइंट है उपकरणों को एकत्रित एवं व्यवस्थित करना। नंबर 3 पॉइंट है शिक्षक द्वारा प्रयोग पूर्व अभ्यास। इसका 2 पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। विद्यार्थी के अनुभव के आधार पर, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के आधार पर। नंबर 3 पॉइंट है तथ्यों की व्याख्या। नंबर 4 है प्रयोग का प्रदर्शन। नंबर 5 पॉइंट है श्यामपट्ट कार्य। नंबर 6 है मूल्यांकन। शिक्षक उपरोक्त सोपानों के दौरान विद्यार्थी से प्रश्न भी पूछा जाता है, जिसमें उसे अधिगम उपलब्धि के आधार पर वह पाठ्य पुस्तक का विकास करते जाता है। व्याख्यान प्रदर्शन विधि के गुण। नंबर 1 विद्यार्थी को व्यक्तिगत एवं इंद्रिय जनित अनुभव प्राप्त करने हेतु व्यावहारिक अवसर प्रदान करती है। नंबर 2 पॉइंट है शिक्षक के साथ प्रदर्शन कार्य में सहयोग करने से विद्यार्थी को करके सीखने के अवसर मिलते हैं। नंबर 3 पॉइंट है प्रदर्शन के दौरान शिक्षक को सहयोग करके कार्य करने एवं प्रेक्षण करने से विद्यार्थी की विज्ञान में रुचि बढ़ती है। नंबर 4 पॉइंट है इस विधि में संपूर्ण कक्षा सामूहिक रूप से प्रेक्षण करती है, इसलिए यह विधि कम खर्चीली एवं प्रभावी है। व्याख्यान विधि के दोष देखते हैं गाइस। नंबर 1 इस विधि में विद्यार्थी की वैयक्तिक रुचि, पूर्व ज्ञान क्षमता एवं सीखने की गति पर ध्यान नहीं दिया जाता। नंबर 2 पॉइंट है प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं प्रेक्षण के अवसर नहीं प्राप्त होते। नंबर 3 पॉइंट है जो अधिगमकर्ता औसत से कम क्षमता वाले, उनके लगातार पिछड़ने की आशंका बनी रहती है। क्रियाकलाप निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। व्याख्यान विधि के 3 गुण व 3 दोष बताइए। नंबर 2 है अपनी कक्षा में व्याख्यान प्रदर्शन विधि को सफल बनाने के लिए आप किन बातों को
का ध्यान रखेंगे। नंबर 3, कक्षा 8 के विज्ञान विषय के किसी एक प्रकरण को लेकर व्याख्यान प्रदर्शन विधि से शिक्षण की योजना प्रस्तुत कीजिए। तो गाइस सेकंड टॉपिक है बाल केंद्रित विधियाँ, जिसमें आती है ए पॉइंट है इसका अन्वेषण विधि। प्रो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार अन्वेषण विधि है शिक्षण की वह विधि जिसमें एक बालक को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता का या खोजी के रूप में देखा जाता है। इसमें तथ्यों, सिद्धांतों आदि की शिक्षा की अपेक्षा ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए इस पर अधिक बल दिया जाता है। शैक्षिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण विधि है क्योंकि इसके द्वारा विद्यार्थियों में खोजी प्रवृत्ति, विज्ञान अभिवृत्ति एवं विज्ञान दृष्टिकोण का विकास होता है। अन्वेषण विधि को इस उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। शिक्षक द्वारा कक्षा में विद्यार्थी को आवेश का पाठ पढ़ाने के पूर्व कुछ क्रियाकलाप करने के लिए कहा जाए। नंबर 1, एक फूले हुए गुब्बारे को रेशम के कपड़े से रगड़कर दीवार से चिपका कर देखने के लिए कहा जाए। अवलोकन, गुब्बारा दीवार से चिपक जाएगा, सही बात है। इसके पश्चात कारण पर चर्चा करें। विद्यार्थी को 2 फूल गुब्बारों को आपस में रगड़ने के लिए कहा जाए और प्रश्न करें कि उन्होंने क्या देखा। हाँ तो गाइस, अवलोकन, गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब कारणों एवं तथ्यों का वर्णन एवं स्पष्टीकरण किया जाए। इस तरह गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों में खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए ताकि वे पाठ्यक्रम के आगे के हिस्से को रुचिपूर्वक अन्वेषण विधि से अध्ययन कर शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सके। अन्वेषण विधि के गुण के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में छात्रों की रुचि, जिज्ञासा को अधिक महत्व दिया जाता है। नंबर 2 पॉइंट है, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। नंबर 3 पॉइंट है, यह क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 4 है, यह स्व अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। गाइस, गुण और दोष सबके याद करने। अन्वेषण विधि के दोष के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, यह विधि धीमी गति से चलती है जिसमें समय अधिक लगता है। नंबर 2, यह विधि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण अधिगम को गति प्रदान करने में सहायक नहीं है। नंबर 3 पॉइंट है, जब तक शिक्षक की स्वयं की तैयारी न हो इस विधि का परिणाम मूलक प्रयोग नहीं कर सकता। अन्वेषण विधि में शिक्षक की भूमिका। नंबर 1, विषय विशेषज्ञ के रूप में, कुशल मार्गदर्शक के रूप में, प्रेरक के रूप में, सलाहकार व सुविधादाता के रूप में। क्रियाकलाप, आप विज्ञान विषय के कक्षा 7वीं के किसी प्रकरण को अन्वेषण विधि से कैसे पढ़ाएंगे, योजना बनाकर प्रस्तुत करें। उसका पॉइंट है ब, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। समस्या विद्यार्थी के पाठ्यवस्तु से संबंधित होती है। इसमें छात्र को करके सीखने के अवसर उपलब्ध होते हैं। इस विधि में विद्यार्थी के सामने एक समस्या रखी जाती है और विद्यार्थी उसका हल ढूंढने के लिए प्रयास करता है। अध्यापक हल ढूंढते हुए प्रेरित करता है। समस्या समाधान के विधि के सोपान। नंबर 1, समस्या की पहचान। समस्या का स्पष्ट विवरण अथवा समस्या कथन। समस्या का स्पष्टीकरण विद्यार्थी द्वारा आपस में चर्चा करके। समस्या का परिसीमन, समस्या का क्षेत्र निर्धारित करना। नंबर 2 पॉइंट है, परिकल्पना का निर्माण। जांच एवं परीक्षण के लिए परिकल्पना का निर्माण। नंबर 3 है, प्रयोग द्वारा परीक्षण करना, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना। नंबर 4 है, विश्लेषण। नंबर 5 है, समस्या के निष्कर्ष पर पहुंचना। गाइस, गतिविधि है, संगणन से संबंधित प्रकरण के शिक्षण हेतु निम्न गतिविधियों को संचालित करेंगे। नंबर 1 है, एक कांच का सूखा गिलास लेंगे। नंबर 2, गिलास के ऊपर तक बर्फ के टुकड़े भर देंगे। नंबर 3 है, गिलास के बाहरी दीवार पर कुछ समय बाद छोटी छोटी बूंदें आ जाएंगी। ये प्रयोग तो गाइस, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग अपने घर भी कर सकते हैं। गिलास ले, उसमें बर्फ़ के पानी मतलब बर्फ़ को के टुकड़े भर देंगे तो उसके बाहर आपको दिखेंगी छोटी छोटी बूंदें। विद्यार्थी से शिक्षक पूछे कि ये बूंदें गिलास के बाहर कैसे आ गई। अब विद्यार्थी निम्न परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे घड़े में छिद्र होते हैं वैसे कांच के गिलास में छिद्र होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, यहाँ से जल बाहर आया होगा। नंबर 2, शीशे के गिलास से पानी छलक कर बाहर आ गया। नंबर 3, वायु में जल वाष्प होती है और वह गिलास की ठंडी सतह को छूकर बूंद में बदल जाती है। प्रयोग द्वारा परिकल्पना का परीक्षण। परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए निम्न प्रयोग विद्यार्थी द्वारा किया जाए। गाइस, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। निष्कर्ष देखते हैं इसका। विद्यार्थी जान जाएंगे कि तीसरी परिकल्पना सत्य है और निष्कर्ष निकालेंगे कि जल वाष्प को ठंडा करने पर वह जल में बदल जाती है। यह क्रिया संघनन कहलाती है। इस प्रकार वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प ठंडी सतह पाकर संघनित हो जाती है।
समस्या समाधान विधि के गुण। इस विधि से विद्यार्थी स्वयं करके सीखने से प्रेरित होंगे। इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसको भी समस्या समाधान विधि के दोष। इस विधि के प्रयोग के समय ज़्यादा लगता है तथा इस विधि से हर विषय वस्तु का शिक्षण नहीं किया जा सकता। नंबर 2, चूँकि इस विधि में प्रायोगिक कार्य भी करता होता है, अतः शिक्षक को प्रायोगिक कार्य में दक्ष होना आवश्यक है। क्रियाकलाप का पढ़ लीजिएगा, तो इसमें 6 पॉइंट है, और जो ऊपर हमने पढ़ा तो उसमें है प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि, और वो वाली विधि हमने पढ़ी है प्रयोगशाला विधि। विज्ञान की शिक्षा वास्तव में प्रयोगशाला से भी संभव है, इसलिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रायोगिक कार्यों पर विशेष बल दिया जाता है। प्रायोगिक विधि में विज्ञान विषय से संबंधित उपकरणों, आवश्यक वस्तुओं आदि की सहायता से विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों एवं अवधारणाओं का प्रायोगिक सत्यापन किया जाता है। इस विधि में विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से स्वयं प्रयोग का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। विद्यार्थी उचित अवलोकन एवं प्रेक्षण के द्वारा निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। यदि विद्यार्थी का प्रयोग के दौरान कोई कठिनाई होती है तो शिक्षक उनकी सहायता करते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। इस विधि में विद्यार्थी पूर्ण रूप से सक्रिय होते हैं। यह करके सीखने पर आधारित होने के कारण अत्यंत प्रभावी विधि है। उच्च प्राथमिक शालाओं में प्राय प्रयोगशाला कक्षा उपलब्ध न होने पर प्रायोगिक सामग्रियों को एकत्रित कर कक्ष में प्रायोगिक कार्य संपन्न कराया जाता है। गाइस, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। प्रयोगशाला विधि के गुण के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। नंबर 2, इसमें वैज्ञानिक प्रक्रियाएं निहित होती हैं। नंबर 3 पॉइंट है, इसके द्वारा विद्यार्थी में प्रायोगिक कार्य हेतु कौशल विकास होता है। नंबर 5 पॉइंट है। नंबर 4 है, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं स्थायी होता है। नंबर 5 पॉइंट है, यह करके सीखने के सूत्र पर पूर्णतः आधारित है। नंबर 6 पॉइंट है, इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में वांछित गुणों एवं मूल्यों का विकास होता है। नंबर 7 पॉइंट है, इस विधि द्वारा अध्यापक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध सुदृढ़ होते हैं। प्रयोगशाला विधि के दोष पढ़ते हैं गाइस। नंबर 1 है, इस विधि में समय अधिक लगता है। गाइस, सब एक्सपेरिमेंट करते तो एक्सपेरिमेंट में तो टाइम ही लगता है, तो इसके दोष में आता है। नंबर 2 पॉइंट है, इस विधि के प्रयोग हेतु विद्यार्थी का कुशल होना आवश्यक है। नंबर 3 है, विज्ञान के प्रत्येक प्रकरण को प्रायोगिक विधि द्वारा विस्तार देना संभव नहीं है। नंबर 4 पॉइंट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में प्रायोगिक कुशलता का अभाव होना, अतः दुर्घटना की आशंका को देखते हुए शिक्षक को अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। नंबर 5 पॉइंट है, यदि विद्यार्थी की संख्या अधिक हो तो यह विधि शिक्षक के लिए कठिन साबित होती है, क्योंकि उसे प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान देना होता है। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रयोजना या प्रोजेक्ट विधि। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि विद्यार्थी आपसी संबंध, सहयोग एवं क्रिया द्वारा सीखते हैं। यह विधि शिक्षा दर्शन की एक प्रमुख विचारधारा प्रयोजनवाद पर आधारित है। इस विधि में के जन्मदाता है W.S. किलपैट्रिक हैं। परियोजना विधि का स्वयं किलपैट्रिक ने निम्नानुसार परिभाषित किया है। परियोजना एक सहदय शोधोद्देश्य कार्यविधि है जो पूर्णतः मन लगाकर लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण की जाती है। योजना विधि के आधारभूत सिद्धांत। नंबर 1, वास्तविकता का सिद्धांत। इस विधि को जो कार्य विद्यार्थी करते हैं यह वास्तविक परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप में किए जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, अनुभव का सिद्धांत। विद्यार्थी अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, अतः प्राप्त ज्ञान स्पष्ट व स्थायी होता है। नंबर 3 है, स्वतंत्रता का सिद्धांत। इस विधि में विद्यार्थी को क्रियाओं को चुनने की स्वतंत्रता होती है, अतः वह रुचि व उत्साह से कार्य करते हैं। नंबर 4 पॉइंट है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस विधि में सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक ध्यान दिया जाता है, अतः वे मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार में सक्रिय हैं। उद्देश्य का सिद्धांत। विद्यार्थी के सम्मुख कार्य से संबंधित स्पष्ट लक्ष्य होने कारण वे सौदेश्य कार्य करते हैं और दिशा भ्रमित नहीं होते। इससे समय व शक्ति का अपव्यय नहीं होता। नंबर 6 पॉइंट है, उपयोगिता का सिद्धांत। व्यावहारिक एवं उपयोगिता होने के कारण विद्यार्थी रुचिपूर्वक कार्य करते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से कार्य करते हैं। परियोजना विधि के सोपान। नंबर 1, परियोजना का चुनाव। शिक्षक की सहायता से विद्यार्थी कई प्रकार की समस्याओं पर विचार करते हैं। समस्या चयन के लिए शिक्षक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी को सहयोग करते हैं।
नंबर 2 पॉइंट है परियोजना का नियोजन। सेकंड पॉइंट है परियोजना का नियोजन। परियोजना कार्य आरंभ करने के पूर्व शिक्षक को चर्चा के माध्यम से परियोजना के विभिन्न पक्षों से संबंधित तथ्यों, सिद्धांतों, अनुभवों को पाठ्यवस्तु के संदर्भ में स्पष्ट करता होता है। नंबर 3 पॉइंट है क्रियान्वयन। परियोजनाओं के क्रियान्वयन की सफलता के लिए प्रत्येक छात्र की योग्यता, प्रकृति, रुचि एवं क्षमता के अनुसार उसे दायित्व दिया जाना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है परियोजना का मूल्यांकन। परियोजना के मूल्यांकन के दौरान शिक्षक के प्रत्येक पहलू पर यहाँ ध्यान रखना चाहिए ताकि वह समय समय पर विद्यार्थी को मार्गदर्शन देता रहे। हर सोपान पर विद्यार्थी के कार्यों का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। अभिलेखीकरण। विद्यार्थी को सौंपे गए दायित्वों के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को अपने द्वारा किए गए कार्य का लिखित विवरण रखना चाहिए। गतिविधि देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सारा बस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ मैं नोट्स। देख लीजिएगा इसको को परियोजना विधि के गुण पढ़ते हैं। नंबर 1 है यह मनोवैज्ञानिक विधि है। नंबर सेकंड पॉइंट है इस विधि द्वारा अधिगम का स्थायीकरण होता है। नंबर 3 पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु उपयुक्त विधि है। नंबर 4 पॉइंट है विद्यार्थियों में कार्य करने में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नंबर 5 पॉइंट है सामाजिकता की भावना का विकास होता है। पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि होती है। परियोजना विधि के दोष पढ़ते हैं गाइस। यह अधिक खर्चीली विधि है। इस विधि में अधिक समय लगता है, अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस विधि द्वारा गहन अध्ययन संभव नहीं है। व्यवहारिक न होने के कारण यह विधि अधिक प्रचलन नहीं है। गाइस 3 पॉइंट है इसका शिक्षण में नवाचार। आधुनिक युग में शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों के बढ़ते हुए अलगाव को दूर करने के लिए हमें अपनी शिक्षण पद्धति में परिवर्तन लाना चाहिए। यह परिवर्तन शिक्षण की नवचारी विधियों द्वारा लाया जा रहा है। नवाचार में विद्यार्थी बचपन का अनुभव करता है, इसमें विशिष्टता के गुण होते हैं और जिसका उद्देश्य वर्तमान परिस्थितियों में सुधार करना होता है। ए पॉइंट है इसका दल शिक्षण विधि। दल शिक्षण अंग्रेजी के शब्द टीम टीचिंग से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी दल द्वारा शिक्षण कार्य करना। दल शिक्षण में कक्षा में एक अध्यापक के स्थान पर विभिन्न क्षेत्रों में दल अध्यापकों एवं उसके सहायक होते हैं। यह दल विषय वस्तु एवं विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण कार्य को प्रभावी रूप से संपादित करते हैं। दल शिक्षण में 2 या 2 से अधिक अध्यापक मिलकर किसी कक्षा की अध्यापन संबंधी योजना बनाते हैं, उसे क्रियान्वित करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। दल शिक्षण से अभिप्राय है शिक्षक के दल के द्वारा। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। हमने आज पूरी इकाई 1 कंप्लीट कर दी। देख लीजिए मैंने आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ये परिभाषा दी गई है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, सिर्फ मैं आपको देने के लिए जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट हो जाए, इस वजह से मैंने आपको पूरा दे दिया है। आप इसे देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।